हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। और आज हम करने वाले हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक यूनियन एंड इट टेरिटरीज। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो AIBE का एग्जाम हो या फिर APO JLO, तो हमेशा आप देखेंगे क्वेश्चन का फॉर्मेट अब बदल गया है। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, थोड़े ट्रैप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बात भी समझ आएगा कि कितना यूजफुल वीडियो है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेगी। देखिए, अगर आर्टिकल 1 की बात करें, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, तो हमारा जो यूनियन है, ठीक है, जो हमारी कंट्री है, उसका नाम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। देखो, मैं एक बात आपको क्लियर कर देती हूँ, मैंने इसमें जस्ट लिखा है आर्टिकल का। मैं ये आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आपके पास ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डायरेक्ट आपके पास होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आर्टिकल 1 की, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। उसके बाद अगर मैं बात करूं आर्टिकल 2 की, देखिए इसमें क्या बात की गई है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, मतलब पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी स्टेट को एडमिट कर सकता है या फिर इस्टेब्लिश कर सकता है इनटू द यूनियन। ठीक है, संसद जो है संघ में नए राज्यों को सम्मिलित या स्थापित कर सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आर्टिकल 3 की, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स। देखिए, अगर मैं आर्टिकल 2 की बात करूं तो उसमें न्यू स्टेट की बात हो रही है, लेकिन अगर मैं आर्टिकल 3 की बात करूं तो वो कह रहा है कि कोई स्टेट ऑलरेडी है लेकिन आप फॉर्मेशन कर रहे हो उस स्टेट में से किसी नए स्टेट का, या फिर आप क्या कर रहे हैं, उसके एरियाज को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, उसकी बाउंड्रीज को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, या फिर उस स्टेट का नाम बदल रहे हैं। आजकल आप देखते हैं ना कि स्टेट के नाम बदले जा रहे हैं। तो वो किस आर्टिकल के तहत हो रहा है? आर्टिकल 3। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, जब हमें संविधान में संशोधन करना होता है, जब हमें संविधान में बदलाव करना होता है तो संशोधन करने के तरीके होते हैं। तो आप देखेंगे संशोधन करने का तरीका हमें आर्टिकल 368 में दिया गया है। लेकिन अगर आप देखें कि अगर मैं आर्टिकल 3 की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज तो यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन ये आर्टिकल 368 वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल मेजोरिटी से चेंज किया जा सकता है। ऐसे आर्टिकल्स मतलब स्टेट्स वगैरह के नेम वगैरह को सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, इसीलिए आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता। देखिए, आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि जो भी लॉ आप बना रहे हैं आर्टिकल 2 या 3 के अंदर न्यू स्टेट को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, या कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका आप एरिया, बाउंड्री, नेम वगैरह चेंज कर रहे हैं, तो ये जो लॉ बना रहे हैं वो कंसीडर नहीं किया जाएगा क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन बनता है कि जब पार्लियामेंट आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर कोई बदलाव करती है तो क्या वो जो बदलाव होता है वो आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट होता है या नहीं होता है? तो आपको याद रखना है, आर्टिकल 4 में ये बात क्लियर कर दी है कि वो आर्टिकल 368 वाला अमेंडमेंट नहीं होता है। अब देखें, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। जैसे कि आर्टिकल 1 में जैसे हमने पढ़ा नेम और टेरिटरी जो है इंडिया की क्या रहेगी। तो देखिए, एक तो इंडिया दैट इज भारत, तो यहाँ पर हमने दो नाम देख लिए, इंडिया जो कि भारत। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है तो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट नॉट फेडरेशन। देखिए, यहाँ पर इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट बताया है, फेडरेशन नहीं बताया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है फेडरेशन है क्या हमारा यूनियन, हमारी जो इंडिया या फिर यूनियन ऑफ स्टेट है, तो आपको याद रखना यूनियन ऑफ स्टेट। अब देखिए, जो इंडिया की टेरिटरी है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। देखिए, स्टेट की टेरिटरीज इंक्लूड है, यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड है, और एक्वायर टेरिटरीज। अगर कभी वॉर वगैरह होती है तो जब इंडिया कोई टेरिटरीज एक्वायर कर लेता है तो उसको भी हम इंडिया की टेरिटरी मानेंगे। उसके बाद वाई यूनियन एंड नॉट फेडरेशन। देखिए, फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स, स्टेट्स कैन नॉट सेसीड फ्रॉम द यूनियन। देखिए, जो स्टेट होता है ना, जब हम इसको यूनियन ऑफ स्टेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्टेट के पास कोई राइट नहीं है कि वो अपने आप को यूनियन से अलग कर ले और अपने एक अलग कंट्री बना ले। ठीक है, ऐसा उसके पास कोई राइट नहीं है। स्टेट कैन नॉट सेसेट फ्रॉम द यूनियन, और यही रीजन है कि ये फेडरेशन नहीं है, क्योंकि स्टेट को हमने ये राइट नहीं दिया कि आप अपने आप को फ्री कर सकते हैं इंडिया से, नहीं, क्योंकि हमने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, स्टेट ने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया यूनियन के साथ। ठीक है,
इसीलिए यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टेबल, यूनियन को हम मिटा नहीं सकते। स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टेबल, ठीक है। जो स्टेट्स हैं, होता है ना कि कभी हम स्टेट का जैसे एरिया बदल दिया, नाम बदल दिया, चेंज कर दिया, ये कर सकता है, लेकिन यूनियन विल बी यूनियन। और यूनियन क्या है? यूनियन क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इंडिया अपने आप में क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स जो है उनके पास पावर नहीं है वो अपने आप को फ्री कर ले। अब वो हमेशा इंडिया का पार्ट रहेगी, इसलिए यूनियन वर्ड यूज हुआ है, फेडरेशन नहीं। उसके बाद आर्टिकल 2, एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। इसके की पॉइंट्स क्या है? इसका की पॉइंट्स है, जैसे पार्लियामेंट हैज पावर, पार्लियामेंट के पास पावर है क्या? वो एडमिट कर सकती है न्यू स्टेट। जैसे स्टार्टिंग में सिक्किम जो था वो इंडिया का पार्ट नहीं था, ठीक है, लेकिन वो तो एक अलग स्टेट था ना, इंडियन स्टेट नहीं था, इसीलिए आर्टिकल 2 के तहत इसको एडमिट किया गया और एक नया स्टेट को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। तो हम अगर बात करें आर्टिकल 2 की, तो ये अप्लाई होगा एक्सटर्नल टेरिटरीज। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन यहां से ही बनेगा। अगर कहीं पे भी तुम्हें लग रहा है ये एक्सटर्नल टेरिटरीज है, तो आप आर्टिकल 2 मार्क करना। जैसे सिक्किम बिकेम अ स्टेट ऑफ इंडिया इन 1975 में सिक्किम बना था स्टेट इंडिया का, उससे पहले वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। अगर आर्टिकल 3 की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है न्यू स्टेट का। पार्लियामेंट कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट, डिक्रीज इंक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर बाउंड्रीज, चेंज नेम ऑफ एनी स्टेट। देखिए, अब जो आर्टिकल 3 के अंदर बात की गई है, जो स्टेट ऑलरेडी है या फिर कुछ नया, आपने एक नया स्टेट बना दिया या फिर उसका एरिया इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, ये सारा आर्टिकल 3 के अंदर होता है। तो अगर आपको इंटरनल जो टेरिटरीज है ऑलरेडी है उसमें कोई चेंजेस कर रहा है तो आर्टिकल 3 है। अगर कोई एक्सटर्नल टेरिटरीज है वो कर रहा है तब आर्टिकल आपका 2 होता है। अब देखिए प्रोसीजर क्या रहेगा, अगर आपको चेंजेस करने हैं तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। देखिए, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा ओनली विद द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, ये आपको याद रखना है। जब पार्लियामेंट के अंदर ये बिल इंट्रोड्यूस होगा कि हमें कोई स्टेट है उसका नाम बदलना है, नया स्टेट फॉर्म करना है, किसी नए स्टेट को एडमिट करना है, तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट मस्ट रेफर द बिल टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे कि उत्तर प्रदेश था, उसको फिर काट के उसका 2 भागों में डिवाइड कर दिया, उत्तराखंड बना दिया, तो उस टाइम पे जो उस कंसर्न स्टेट था उत्तर प्रदेश, तो वहां उस स्टेट लेजिस्लेचर को आपको बताना जरूरी है कि हम आपके स्टेट के साथ ये काम करने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट मस्ट बिल टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। कौन रेफर करेगा बिल? क्वेश्चन यहां से मिलेगा, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट रेफर करेगा इस बिल को कि ऐसा ऐसा आपका एरिया इंक्रीज और डिक्रीज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग। अब देखिए, जैसे बोला गया कि देखो हम आपके स्टेट का नाम बदल के ये रख रहे हैं, अब स्टेट लेजिस्लेचर कहेगी कि नहीं, अगर ऐसा हो जाता हमारे ओपिनियन में कि आप ये नाम ना रखे, ये नाम रख लेते, तो अब जो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का ओपिनियन है, क्या वो बाइंडिंग है पार्लियामेंट पर? नहीं, पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है स्टेट। एक सिंपल सी बात है, बस आपको बता रहे हैं हम ये काम करने वाले हैं। अगर आपका कोई ओपिनियन है तो हमें बता दो, मर्जी हमारी है, पार्लियामेंट की मर्जी है कि हम उस नाम मतलब उस ओपिनियन को माने या नहीं माने। उसके बाद ये जो हम चेंजेस कर रहे हैं इसमें सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है जो भी आपकी टोटल मेंबरशिप है उसमें आपको हाफ कर दो +1 कर दो, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट केसेस क्या है? बाबूलाल पेराटे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे और रे बेरीबेरी यूनियन केस, ठीक है, ये दो इसके इंपॉर्टेंट केस है। फिर उसके बाद है आर्टिकल 4 सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। अभी हमने जो चेंजेस कर रहे हैं उसका आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं, तो जो पावर मिल रही है ये सब चेंज करने की वो आर्टिकल 4 में तो मिल रही है। तो जो लॉ आप बना रहे हैं आर्टिकल 2 और 3 के अंदर, तो आपको फिर क्या अमेंड करना पड़ेगा? फर्स्ट शेड्यूल, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 1 के अंदर जो यूनियन एंड टेरिटरीज की बात की है वो भी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बात की गई है, ठीक है। तो आपको फिर वो वहां पर अमेंड करना पड़ेगा। और आपको कहाँ अमेंड करना पड़ेगा? कैन अमेंड 4th शेड्यूल, जो कि राज्यसभा की सीट्स के बारे में बात करता है, आपको वहां पे भी अमेंडमेंट संशोधन करना पड़ेगा। नॉट ट्रीटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। हम इसको आर्टिकल 368 वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, ये एक आर्टिकल 4 का अमेंडमेंट माना जाएगा। सिंपल चेंज है, क्यों? क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो रहा है।
और आर्टिकल 368 में कौन सी मेजोरिटी होती है, या तो स्पेशल मेजोरिटी होती है या फिर स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स रेटिफिकेशन। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, एक तो इंडिया इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन है। आप इंडिया जो है इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन है, आप यहाँ के स्टेट अपने आप को फ्री नहीं कर सकते। दूसरा, पार्लियामेंट है वाइड पावर ओवर स्टेट, पार्लियामेंट के पास ना एक्स्ट्रा पावर है स्टेट के ऊपर। जैसे यूएसए में तो स्टेट्स के पास अपने मतलब स्टेट ही सुप्रीम होता है, इंडिया में ऐसा नहीं है। मतलब पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है स्टेट के ऊपर। जैसे इमरजेंसी होती है तो फिर पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है ना स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बनाने की। इसीलिए इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि जो इंडिया है वो कैसी फेडरल है, क्योंकि आपका जो सेंटर है वो स्ट्रांग है। उसके बाद स्टेट कंसेंट नॉट मैंडेटरी, वही हमने पढ़ा, जो ओपिनियन दे रही है स्टेट लेजिस्लेचर वो मैंडेटरी नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर। फिर सिंपल मेजोरिटी सफिशिएंट, अगर आप बदलाव कर रहे हैं आर्टिकल 2 और 3 में तो इसमें आपको कैसी मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। याद कर लो, क्वेश्चन यही से बनेगा कि अगर आपको किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है या किसी स्टेट को एडमिट करना है तो कौन सी मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। और ये आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। जो जो मैं बोल रही हूँ आप भी रिपीट करो, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो वो चीज ज्यादा अच्छे से याद होती है। उसके बाद अमेंडमेंट, क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। देखिए आप एक चीज नोटिस करेंगे तो हमने अभी आर्टिकल का पूरा प्रोविजन पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। उसके बाद हमने इसको लिंक किया कि ये 368 का अमेंडमेंट है या नहीं। उसके बाद हमने देखा कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, इसके इंपॉर्टेंट केसेस क्या थे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 1 से 4 तक अब तक जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, फिर आगे हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं एक पीडीएफ है और पूरा आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक सारा इंक्लूड है। ट्रस्ट मी, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके फ्रेंड्स कलीग्स उनको भी कहना कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके से पढ़ाना बहुत कम ट्यूटर्स होते हैं जो इस तरीके से पढ़ाते हैं, जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से, नो कॉम्प्लिकेशंस एट ऑल। जितना इंपॉर्टेंट है उतना लिखा है, और कोई भी फालतू एक्स्ट्रा टाइम नहीं कि आप ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, नहीं। स्टार्टिंग की हमने अपने पीडीएफ ओपन किया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं अमेंडमेंट की बात करूं, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आया, तो देखिए क्या था ना, जब जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस टाइम पे जो ये स्टेट्स वगैरह ऐसा नहीं था। उस टाइम पे हमारे जो इंडिया था वो डिवाइड था, पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में, पार्ट डी में, इस तरीके से। तो ये क्लासिफिकेशन को एबॉलिश किया गया। कब एबॉलिश किया गया? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, मतलब 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अब ये पार्ट एबीसी को हटा दिया गया, ठीक है। और अब रीऑर्गेनाइज किया गया स्टेट को ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। जैसे गुजराती बोलने वाले लोग थे तो उनका जो स्टेट है उसका नाम गुजरात रख दिया, है ना। उसी तरीके से अगर हम बात करें राजस्थानी बोलने वाले लोग थे तो उनके स्टेट का नाम राजस्थान रख दिया। इस तरीके से पंजाबी बोलने वाले लोग थे, उनके स्टेट का नाम पंजाब रख दिया। अब 1956 में स्टेट्स को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया गया और अब लिंग्विस्टिक बेसिस पे उनका नाम रखा गया। और फिर अगर हम आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के बीच में अगर कोई हम अमेंडमेंट कर रहे हैं तो हमें कौन सा शेड्यूल अमेंड करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा शेड्यूल 1, जो की बात करता है यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में। उसके बाद देखिए मैंने हिंदी में भी इसको लिखा है कि राज्यों का पार्ट एबीसी का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974। फिर 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 आता है। अब ये इंसर्ट करता है आर्टिकल 2A को और ग्रांट करता है एसोसिएट स्टेट स्टेटस टू सिक्किम। देखिए पहले सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, वो एक अलग ही स्टेट था, ठीक है। तो पहले उसको एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया इंडिया का, तो वो बनाया गया 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और इसको एक टेम्पररी स्टेटस ग्रांट किया गया, अगर आप देखेंगे, ठीक है। और 10th शेड्यूल में भी इसको ऐड कर दिया गया। उसके बाद 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 आता है। अब सिक्किम को एक फुल स्टेट का दर्जा मिलता है। अब
अब जो इंडिया में हम सिक्किम देखते हैं, अब वो फुल फ्लेज स्टेट है ना, तो वो किस किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत है? 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1975। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 35 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके तहत सिक्किम को किस तरीके का स्टेटस मिला था? फुल फ्लेज्ड, टेम्पररी, एसोसिएट स्टेट। तो 35th का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1974 में, उसमें तो मिला क्या कहते हैं एसोसिएट स्टेट का। उसके बाद जो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें मिला है फुल फ्लेज स्टेट का। ठीक है, फिर आर्टिकल 2A जो इसको ग्रांट कर रहा था एसोसिएट स्टेट, फिर उसको भी ओमिट कर दिया कि अब आर्टिकल 2A की फिर जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो वो भी ओमिट कर दिया। फिर वही है कि हमने अमेंड किया फर्स्ट शेड्यूल को और फोर्थ शेड्यूल को। फिर देखिए हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है। उसके बाद जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है 2015 में, उसने क्या किया? इम्प्लीमेंटेड इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट। फिर डिसाइड किया, मतलब जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, तो वो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत हुआ। ऑल्टर्ड टेरिटरी इन फर्स्ट शेड्यूल, वही बात है, आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करें तो फर्स्ट शेड्यूल में जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रे बेरीबरी यूनियन केस। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हम नॉर्मल कोई भी चीज को अपनी यूनियन में ले रहे हैं ना, तब तो हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट को। लेकिन जब कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, हम अपना कोई पार्ट किसी को, जैसे बांग्लादेश के साथ हमने ये तो किया कि हमारा कुछ स्टेट बांग्लादेश का हमारी टेरिटरीज में आ रहा था और उनका कुछ स्टेट हमारी टेरिटरीज में, हमारा कुछ उनकी टेरिटरीज में, तो हमने अग्रीमेंट कर लिया। तो ये बहुत लंबी टसल चली थी। उसमें बोला था कि फिर आप सिंपल मेजोरिटी से नहीं कर सकते, फिर आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब जब आप अपना लैंड दे रहे हो तब सिंपल मेजोरिटी नहीं चलेगी। क्वेश्चन याद रखना, स्टेट में चेंजेस अभी भी हो रहे हैं, एरिया इंक्रीज डिक्रीज अभी भी हो रहा है, लेकिन सिंपल मेजोरिटी से नहीं हो रहा है। अब प्रोसेस चेंज है और ये रे बेरीबरी यूनियन केस उसी से रिलेटेड है। इसी में जब हम बांग्लादेश जो लैंड एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, लॉ अंडर 2 and 3 आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है आर्टिकल 368 वाला। बट सेसेशन ऑफ टेरिटरी रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये जो बात मैं अभी कर रही थी, जब आप कोई भी अपनी टेरिटरी का सेसेशन कर रहे हैं, कोई भी टेरिटरीज अपनी दे रहे हैं, तब आपको फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ेगा। पार्लियामेंट अगर आप कोई ऑलरेडी स्टेट का नाम बदल रहे हैं, बदल लीजिए, किसी के स्टेट को एक्वायर कर लिए तो भी सिंपल मेजोरिटी से कर ले, लेकिन अगर अपना कोई हिस्सा आप किसी को दे रहे हैं तब आप सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं कर सकते। तब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा आर्टिकल 368 के अंदर। ठीक है, मतलब कितना सिंप्लीफाई तरीके से और कितना मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और कितना इजीली वे में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक एक एक एस्पेक्ट, ट्रस्ट में आपने एक एक एस्पेक्ट कवर कर लिया है कि कब सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, कब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होता है चेंजेस करने के लिए, किसके पास राइट है, किसके पास नहीं है, बिल प्रेसिडेंट रेफर करता है, ओपिनियन मैंडेटरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 1 एज, इंडिया को क्या डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 1 में? इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट, ये सबको पता है, इजी क्वेश्चन सबको आते हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? एक तो स्टेट की टेरिटरी, एक यूनियन की टेरिटरी, और जो हमने एक्वायर कर ली वो, तो 1, 2 and 3 तीनों चीजें। और ये देखो तीनों चीजें कहाँ लिखी है? आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 में लिखी है। आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 में 3 टेरिटरीज की बात की गई है। जो टर्म यूनियन है वो क्या इंडिकेट करता है? स्टेट कैन सेड, क्या स्टेट अपने आप को यूनियन से हटा सकता है? नो। फेडरेशन इज रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, ये जो हमने फेडरेशन किया है, जो भी हमने ये इकट्ठे किए सारे स्टेट को फिर यूनियन बनाया है, ये एग्रीमेंट का रिजल्ट है, एग्रीमेंट से सारे स्टेट्स ऐड हुए। नो, दिस इज नॉट ट्रू। यूनियन इज इंडेस्ट्रक्टेबल, हाँ यूनियन अविनाशी है, आप यूनियन को तोड़ नहीं सकते, दैट इज ट्रू। स्टेट्स आर सोवरन, नो। यूनियन सेंटर सोवरन है, ठीक है, इंडिया इज सोवरन। अगर बात करें यूपी की और इंडिया की, तो किसके पास सॉवरेनिटी है? इंडिया के पास सॉवरेनिटी है। इंडिया इंडिपेंडेंट है अपने एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स में।
फिर आर्टिकल 2 किससे डील करता है बताइए, जब हमें कोई एक्सटर्नल टेरिटरीज को कुछ एडमिशन करना है या एस्टेब्लिशमेंट करना है। इंटरनल रिऑर्गेनाइजेशन नहीं, इंटरनल की कहीं भी बात आए तो आप आर्टिकल 3, और एडमिशन कर रहे हैं या एस्टेब्लिश कर रहे हैं कोई न्यू स्टेट, ठीक है, तो आर्टिकल 2 है। अमेंडमेंट प्रोसीजर तो हमारा आर्टिकल 368 में है। इमरजेंसी प्रोविजन भी नहीं, इमरजेंसी तो हमारी 352 है, 356 है जो प्रेसिडेंशियल रूल है, 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अंडर आर्टिकल 3 पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट। जो आर्टिकल 3 के अंदर बात की गई है इंटरनल जो हम चेंजेस कर रहे हैं, तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट है, बिल्कुल है। बाउंड्रीज को अल्टर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नेम चेंज कर सकते हैं स्टेट का, यस, तो तीनों ठीक है। अ बिल अंडर आर्टिकल 3 रिक्वायर्स, जो हम बिल लाते हैं अंडर आर्टिकल 3, वो उसके अंदर क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है? स्टेट की कंसेंट चाहिए? बिल लाने के लिए स्टेट की कंसेंट चाहिए? नहीं, वो तो हम एक बिल सिर्फ रेफर करते हैं, स्टेट की कंसेंट होनी चाहिए। बिल लाने के लिए हमें पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, दैट इज ट्रू। इसका मतलब बिल लाने से पहले हम प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेंगे कि हम ऐसा करने वाले हैं। रेफरेंडम नहीं, रेफरेंडम तो नहीं, स्पेशल मेजोरिटी भी नहीं। स्टेट लेजिस्लेचर ओपिनियन अंडर आर्टिकल 3 इज, जो स्टेट लेजिस्लेचर जो ओपिनियन देगी कि आप ऐसा नाम मत करो या ये रख लो, आप ऐसे इतना इंक्रीज मत करो, इतना डिक्रीज मत करो, ये फॉर्मेशन नहीं करो वैसे, तो ये सारा जो आप ओपिनियन है ये बाइंडिंग है? नो, ये सिर्फ एडवाइजरी है, पार्लियामेंट बाउंड नहीं है। फिर लॉ अंडर आर्टिकल 3, जो लॉ आप पास कर रहे हैं आर्टिकल 3, वो कैसा होगा? सिंपल मेजोरिटी से पास हो रहा है, अभी हमने पढ़ा। 2 और जो आर्टिकल 2 एंड 3 है वो नॉट अमेंडमेंट्स, वो अमेंडमेंट्स नहीं, आर्टिकल 2 एंड 3, दैट इज ट्रू। आर्टिकल 368 के अंदर ये अमेंडमेंट्स नहीं है। आर्टिकल 4 अलाउज अमेंडमेंट ऑफ, जब आर्टिकल 2 और 3 में अमेंडमेंट कर रहे हैं तो आपको कहाँ का अमेंडमेंट करना पड़ेगा? फर्स्ट में और 4th शेड्यूल में, ठीक है। उसके बाद secession of Indian territory requires constitutional amendment as held in, देखिए अभी हमने पढ़ा ना कि जब हम अपने आप कोई भी पार्ट अगर किसी कंट्री को देना चाह रहे हैं, मतलब कोई भी अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो फिर उसमें हमें स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब अगर हम कुछ ले रहे हैं तब तो हम सिंपल मेजोरिटी से काम करें, लेकिन अगर हम कब किसी को दे रहे हैं अपने लैंड, तो फिर हमें उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो secession नहीं कर सकते आप इंडियन टेरिटरी का सिंपल मेजोरिटी के साथ। और ये बात कहाँ की गई थी? रे बेरीबरी यूनियन केस में, क्योंकि इसमें वही बांग्लादेश के साथ इंडिया जो अपना लैंड को एक दूसरे के साथ शफल कर रही थी वो। उसके बाद है सिक्किम बिकेम फुल स्टेट। सिक्किम फुल स्टेट कब बना? 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में, और 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 में क्या था? एसोसिएट स्टेट। उसके बाद आर्टिकल 1 बिलोंग्स टू यूनियन एंड टेरिटरीज, आर्टिकल 1 एंड पार्ट 1 में ही इसकी बात की गई है, और शेड्यूल 1 भी इसी से बात करता है। आर्टिकल ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज इज अंडर, देखिए अगर इंटरनल मैटर है आर्टिकल 3 आग बंद करके बाद। पार्लियामेंट कैन डिक्रीज एरिया ऑफ स्टेट, ऑब्वियसली कर सकता है, किसके अंदर? आर्टिकल 3 के अंदर, क्योंकि इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं। अब ये ट्रैप क्वेश्चंस बनेंगे जो आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 1, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है आर्टिकल 1 के तहत? इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज फेडरेशन ऑफ स्टेट, फेडरेशन ऑफ स्टेट तो नहीं है। इंडिया इज अ यूनियन बिकॉज इट इज इंडेस्ट्रक्टिबल, हाँ इंडिया एक यूनियन है और ये इंडेस्ट्रक्टिबल है, ये भी बात ठीक है। स्टेट हैव अ राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन, स्टेट के पास राइट है कि वो अपने आप को अलग कर ले यूनियन से, नहीं, तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। उसके बाद आर्टिकल 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, क्या जरूरत नहीं है आर्टिकल 3 में? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर, हाँ आपको रेफर करना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर को, देखिए हम आप किस स्टेट के साथ ये काम करने वाले हैं। सी कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, नो, बस आप स्टेट लेजिस्लेचर ओपिनियन दे रही है, हमारी मर्जी है, पार्लियामेंट की मर्जी है, हम माने या ना माने। सिंपल मेजॉरिटी यस, तो सी नहीं चाहिए, बाकी तीनों चीजें चाहिए। उसके बाद a law made under article 3 that alters boundaries is a constitutional amendment, no. Requires ratification by half of the state, no. Is passed by simple majority, yes, that is true. Which situation would require constitutional amendment under article 368? किस situation में आपको constitutional amendment की requirement है 368? देखिए constitutional amendment का मतलब होता है जब आप special majority से changes कर रहे हैं, तो किस सिचुएशन में आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी 368 के तहत? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट विद इन इंडिया, नहीं।
चेंजेस इन नेम ऑफ स्टेट नो, इंक्रीज इन एरिया ऑफ स्टेट नो, सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑफ फॉरेन कंट्री, आप फॉरेन कंट्री को कोई अपना इंडियन टेरिटरी दे रहे हैं, उस केस में आपको चाहिए, ठीक है। और ये बात कहाँ की गई थी, रे बरेबरी केस में की गई थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड अमेंडमेंट इज मैंडेटरी, ये फॉर सेसेशन, ये बात किसने, ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, ये बात याद रखना। उसके बाद विच आर्टिकल एम्पावर पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट अगर चाहे तो एरिया को घटा बढ़ा सकते हैं, आर्टिकल 3। उसके बाद आर्टिकल 2 डिफर्स फ्रॉम आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 जो है आर्टिकल 3 से अलग है, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 2 डील्स विद इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन, नो, आर्टिकल 2 इंटरनल से तो नहीं डील करता है। आर्टिकल 3 डील्स विद एक्सटर्नल, नो, आर्टिकल 2 मेनली कंसर्न एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट, दैट इज ट्रू। पार्लियामेंट पावर्स, पार्लियामेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 3 इज, तो पार्लियामेंट की पावर अंडर आर्टिकल 3 इज, वो है लिमिटेड बाय स्टेट वीटो, नहीं, सब्जेक्ट टू जुडिशियल प्री अप्रूवल, नो, वेरी वाइड बट प्रोसीजरल, एग्जैक्टली। जो पार्लियामेंट के वो पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 3 के, आप चेंजेस कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, एरिया डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं नए स्टेट की, ये बहुत वाइड पावर है, लेकिन प्रोसीजरल है, इसका प्रोसेस बताया गया, जैसे कि प्रेसिडेंशियल की रिकमेंडेशन चाहिए, आप प्रेफर करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के पास, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अभी कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स, कितनी यूनियन टेरिटरीज है, 8 यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद इफ पार्लियामेंट फॉर्म्स अ न्यू स्टेट बट डज नॉट फॉलो आर्टिकल 3 प्रोसीजर, द लॉ वुड बी, देखिए पार्लियामेंट ने नया स्टेट तो बना दिया, लेकिन आर्टिकल 3 के अंदर जो प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं किया, तो क्या होगा, उस लॉ की वैलिडिटी क्या रहेगी, उस लॉ की वैलिडिटी ये है कि वो लॉ वॉइड हो गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने प्रोसीजरल जो लीगैलिटी थी उसको फॉलो नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है, आप रेफर करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर को, वो भी जरूरी है, आपने तो वो फॉलो ही नहीं किया है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, वॉइड। इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, बेस्ट एक्सप्लेन, मतलब कि यूनियन को नहीं तोड़ सकते आप, स्टेट को भले ही तोड़ सकते हैं, अभी हम कर रहे थे ना, नाम चेंज कर रहे थे या बढ़ा रहे थे घटा रहे थे, तो स्टेट को आप मतलब डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यूनियन को नहीं कर सकते। ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि यूनिटरी बायस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सुप्रीमेसी तो नहीं है, स्टेट भी सॉवरन नहीं है, पार्लियामेंट डिक्टेटरशिप भी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, यूनिटरी बायस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यूनिटरी हमारा स्ट्रॉन्ग है, सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग है, यूनियन हमारा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद स्टेट कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड बट यूनियन कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड इट गुड, इवन बेटर। अगर आपको ये पैटर्न समझ आ रहा है, सो डू कमेंट, डू शेयर, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। ओके एवरीबॉडी, बाय बाय।